जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एटम्स के बारे में स्टडी करेंगे, जो एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 फॉर CBSE 12th, दैट इज द पार्ट ऑफ NCERT। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो। और ये वीडियो आज के लेक्चर में ही खत्म हो जाने वाला है, मतलब ये वन शॉर्ट वीडियो होगा और वी विल कवर एंटायर पोर्शन फॉर दिस चैप्टर। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करें, चैप्टर का नाम क्या है? एटम्स। एटम्स के बेसिक कंसेप्ट हमें पता है कि सबसे पहले जे थॉम्सन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था और उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लाइक प्लम पुडिंग। एंड उनके थ्योरी को फिर बाद में जे थॉम्सन के थ्योरी को रदरफोर्ड एंड देन नील बोर, इन्होंने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट से क्या किया, मॉडिफाई किया। तो दैट मच वो थियरी आप केमिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ चुके होंगे। तो उसी का एक पार्ट हम लोग एक एक पार्ट हम लोग स्टडी करेंगे, नॉट एंटायर बट कॉमनली जो हमारे इस टॉपिक में चीजें हैं, वी विल इंक्लूड दोज ऑल द थिंग्स। तो सबसे पहले रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, दैट इज द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के बारे में, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट के बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल लिया था और उस गोल्ड फॉयल के ऊपर, गोल्ड फॉयल का थिकनेस जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2.1 इंटू 10⁻⁻8 मीटर था। एंड उन्होंने इस गोल्ड फॉयल के ऊपर, ये गोल्ड फॉयल है, दिस इज द गोल्ड फॉयल, और इस गोल्ड फॉयल के ऊपर उन्होंने क्या किया, इस गोल्ड फॉयल के ऊपर ही बम्बार्डेड द अल्फा पार्टिकल। और वो अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या था? दैट वाज द बिस्मथ। एंड बिस्मथ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और आपको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स का स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। तो वन ऑफ दैट वन बिस्मथ एलिमेंट है, उसका वहां से अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है। तो ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है, यहां से अल्फा पार्टिकल जा रहा है, एंड ये गोल्ड फॉयल है। गोल्ड फॉयल पे स्ट्राइक होता है। तो ऑब्जर्वेशन क्या क्या थे ऑलरेडी आपको पता है, और ऑब्जर्वेशन ही हमारा मेन जो ये है कि उन्होंने बताया था कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, अराउंड द न्यूक्लियस देयर आर द डिफरेंट ऑर्बिट्स, और ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो अल्फा पार्टिकल जब भी स्कैटर्ड हुआ, यहां से अल्फा पार्टिकल गया, तो सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डेविएटेड बैक, ये गया और यहां से घूम के आ गया। ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम है दैट इज द हार्डेस्ट वन, और अल्फा पार्टिकल यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया। एंड few of the alpha particle were deviated by making some obtuse angle, ये obtuse angle बना के deviate हो गए। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज अल्फा इज नथिंग बट हीलियम एटम, और हीलियम एटम का एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है, विच इज पॉजिटिव पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो बिटवीन पॉजिटिव एंड न्यूक्लियस में ऑलरेडी प्रोटॉन है, तो बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन रिपल्सन होगा, तो अल्फा पार्टिकल इधर डेविएट हो गया। तो उन्होंने बताया कि अल्फा पार्टिकल अगर बाय मेकिंग सम ऑब्ट्यूज एंगल डेविएट हो गया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जिसको बाद में नाम दिया गया प्रोटॉन का। एंड फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर अनडेविएटेड। अनडेविएटेड इसका मतलब एटम के अंदर स्पेस है, देयर इज द सम एम्प्टी स्पेस, राइट। तो ये ऑब्जर्वेशंस थे। अब ऑब्जर्वेशन के बारे में मुझे हर एक पॉइंट लिखना नहीं है, तो यहां आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि अगर मैं 3 पॉइंट में इसको डिफाइन करना चाहूँ, एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो आप लिख दो कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर reflected back, some of alpha particle reflected back
इसका मतलब क्या, ये ऑब्जर्वेशन था, तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि देयर इज द सेंट्रल पार्ट इज द न्यूक्लियस, राइट, सेंट्रल पार्ट इज nucleus and some of the alpha particle were deviated by making obtuse angle, तो some alpha particle deviated by making obtuse एंगल। अब यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, इज पॉजिटिवली चार्ज, जिसको नाम दिया गया प्रोटॉन का। एंड तीसरा पॉइंट वी कैन इंक्लूड, हम क्या बोल सकते हैं कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर undeviated, some of alpha particle were undeviated, अगर ये undeviated रह गए तो कंक्लूजन क्या हुआ, there is some empty space in atom। ये एक एक्सपेरिमेंट, इस अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट थियोरेटिकली पूछा जा सकता है तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या रहा और उसका कंक्लूजन क्या हुआ, दैट आई हैव डिस्कस। सो अब हम लोग चलेंगे आगे वाले पार्ट पे। आगे क्या है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या बताया, रदरफोर्ड ने बताया कि जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज न्यूक्लियस, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और ऑलरेडी हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ऐसा पहले का कंसेप्ट था। मैं रदरफोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पहले के कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। जे थॉम्सन का एटॉमिक मॉडल जो था उसमें क्या बताया था जे थॉम्सन ने कि इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, ऐसे बताया था। तो हमें पता है कि अराउंड द न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो जिसको नाम दिया गया प्रोटॉन, एंड इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। अब बेसिक आप जरा सोचिए कि ये न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, और अराउंड द न्यूक्लियस देयर आर द डिफरेंट ऑर्बिट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये रिवॉल्व कर रहा है विद स्पीड v, इसका रेडियस आई विल से r, एंड m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना इंफॉर्मेशन है अपने पास। तो आप इमेजिन करिए कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है विच इज पॉजिटिवली चार्ज, बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव व्हाट शुड हैपन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट ऑलरेडी व्हाट वी नो, हमें क्या पता है, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन अट्रैक्शन होना चाहिए, सो इलेक्ट्रॉन फेल inside the nucleus, but it doesn't happen. Why it doesn't happen? As we know, because it is performing circular motion. So to keep circular motion, necessary centripetal force is provided by electrostatic force of attraction between electron and nucleus, या electron and proton, right? That was the observation of Rutherford's nuclear model. तो वही चीज मैंने लिखा है कि for stable orbits the electrostatic force, what is the term, the electrostatic force of attraction between the revolving electron and nucleus provides the requisite centripetal force, right? अगर centripetal force है तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस। अगर रिवॉल्व करना बंद कर दे then it will fall inside the nucleus. That is the key point. So
For a stable atom, I will write for a stable orbit. Therefore, for stable orbit, what is it? That electrostatic force, I will write entire part. Electrostatic force of attraction between electron and nucleus or electron and proton, it must be equals to, it must be provided by, centripetal force is provided by, that is centripetal force between electron and nucleus. So electrostatic force, already we have studied the formula, basic formula. If there are the two charges q1 and q2 and there is the distance between them is as r, so F is proportional to q1 q2 and F is inversely proportional to r square. As we'll combine these two, we will get F is 1 by 4 pi epsilon naught, it is as constant, and q1 q2 by r square. Sometimes we write 1 by 4 pi epsilon naught as k. Keep that in mind, right? This term we having. Now the same concept over here, between electron and nucleus we are talking, the charge on electron is E and charge on proton is also E. Charge on electron is minus E, charge on proton is plus E. So electrostatic force of attraction, what will be the formula? 1 by 4 pi epsilon naught E into E, charge on electron and charge on proton, by r square, r is the radius, that is equals to mv square by r. That is the centripetal force. Centripetal force is FCP, I can write, and Fe is 1 by 4 pi epsilon naught E square by r square. So this is the formula. Or we can just simplify it. E into E will be E square. So this term will be 1 by 4 pi epsilon naught E square by r square is equals to centripetal force is mv square by r. This is our formula for this concept was given by Rutherford nuclear model, right? And this is the same concept what Neil Bohr has discussed later on. नील बोर का जो पोस्टुलेट है वो भी यही कंसेप्ट है. नील बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्यों और कैसे अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है. तो ये कंसेप्ट आई होप सो आप लोगों को समझ में आया. हम सिंपल वे बोलेंगे, जो स्टेटमेंट होगा प्रॉपर वे स्टेटमेंट क्या होगा वो मैं फिर से एक बार बोल देता हूं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, इफ एनी इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, टू कीप सर्कुलर मोशन necessary centripetal force is provided by, this word is very important, it's provided by electrostatic force of attraction between electron and nucleus. This is very important statement and that same statement is here and that's formula I have explained over here. I hope ये भी पार्ट आप लोग को अच्छे से समझ में आया है. तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे और जो है बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम. अब बोर ने जो कुछ एक्सप्लेन किया दैट इज फॉर द हाइड्रोजन एटम. तो हाइड्रोजन के बारे में हमें क्या पता है, मैं फिर से वही डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, एक ही प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन में एंड एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है. ये ऑर्बिट का रेडियस इज आर, आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास m है, चार्ज इज e and electron is moving with the speed v and this is the sense of rotation of electron I will say. तो बोर्स ने अपने फर्स्ट पोस्टुलेट में क्या बोला, ये हाइड्रोजन एटम के बारे में बोला है. तो मैंने जो वही स्टेटमेंट बोला एग्जैक्टली द सेम स्टेटमेंट इज हियर, बट यहाँ पे टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके दिया हो, बट अल्टीमेटली दोनों का मीनिंग सेम है, नो चेंज एट ऑल. सो आई विल से इन्होंने हाइड्रोजन के बारे में बोला है, सो आई विल
write the statement like this way कि in a hydrogen atom an electron revolve around the nucleus in circular orbit to keep circular motion. Necessary centripetal force is provided by electrostatic force of attraction between electron and proton or electron and nucleus. That part is there. That is the statement. Same thing is here. Bohr's first postulate was that an electron in an atom could revolve in certain stable orbit without the emission of radiant energy. So simply, if I will write the explanation, we can write the explanation over here. एक का explanation चाहिए तो हम लिख सकते हैं कि consider, ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है कि यहां मैं टर्म्स मेंशन कर देता हूं कि E is the charge on electron, M is the mass of electron, E तो ऑलरेडी बता दिया, R is the radius of orbit and M हो गया, V is the speed of electron. वेलोसिटी नहीं बोल सकते बिकॉज एवरी टाइम इट इज गोइंग टू बी चेंज. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोल दें या फिर स्पीड बोल दें, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट. तो सिंस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, आई विल राइट दैट पार्ट ओवर हियर कि सिंस इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus in circular orbit to keep circular motion, necessary centripetal force is provided by electrostatic force of attraction between electron and proton or electron and nucleus. So here we will get the same thing, necessary centripetal force. So I can write centripetal force, it must be equals to electrostatic force, and centripetal force is mv square by r is equals to electrostatic force already हमने निकाला था अभी 1 by 4 pi epsilon naught E into E by r square, because two charges are there, एक charge on electron है, दूसरा charge on proton है, तो E into E को मैं E square लिख देता हूं, तो ये टर्म हो गया हमारा E square by r square, राइट. आई होप ये पार्ट आप लोगों को समझा. ऑलरेडी ये हमने समझा था. ये फार्मूला हो गया हमारा बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट का. रिमेंबर इट, बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट. तो आपको याद रखना है बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो सर्कुलर ऑर्बिट, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड. तो if any electron is revolving in circular orbit, to keep circular motion, necessary centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction between electron and nucleus. तो centripetal force must be equals to electrostatic force. So formula याद रखिएगा. पूरा चैप्टर में हम सिर्फ बोर्स पोस्टुलेट के कंसेप्ट्स यूज करेंगे. तो ये पहला कंसेप्ट है. तो पहला कंसेप्ट बोर ने किसके रिगार्डिंग दिया कि कोई इलेक्ट्रॉन क्यों सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, या सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो एग्जिस्ट कैसे करता है, स्टेबल कैसे होता है, राइट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बोर सेकंड पोस्टुलेट. अब हम सेकंड पोस्टुलेट की बात करें तो सेकंड पोस्टुलेट क्या है. ऑलरेडी हमने क्या पढ़ा है कि
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में, बट इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत रैपिडली घूमता है, स्पीड बहुत हाई होता है, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 raised to -27 -31 kg, तो विच इज वेरी वेरी स्मॉल। तो अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो क्या एग्जैक्टली उसका पाथ सर्कुलर होगा? नहीं, उसका पाथ कुछ ऐसे होगा। इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी अप्लाई कर सकते हैं। इसका पाथ कुछ ऐसा होगा। वेव नेचर भी होता है इलेक्ट्रॉन का। अगर वेव नेचर हुआ तो इट विल बी लाइक दिस वे और लाइक दिस वे, दूसरा जो रिमेनिंग पार्ट है। तो ऑलरेडी हमने क्या पढ़ा है कि इस पार्ट का जो सरकमफेरेंस होगा दैट विल बी, अगर वेव नेचर है तो दैट विल बी इक्वल्स टू n lambda। n is the number of orbits and lambda is the wavelength of electron, because हर एक ऑर्बिट के लिए वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डिफरेंट एंड डिफरेंट बिकॉज उनकी एनर्जीज अलग अलग होती हैं। सो कीप दैट इन माइंड। तो यही कंसेप्ट हम अप्लाई कर लें कि circumference will be equals to integral multiple of wavelength, right? So मैं यहां लिख देता हूं, स्टेटमेंट हम बाद में पढ़ लेंगे। तो circumference must be equals to integral, that is integral multiple, integer से बना है इंटीग्रल, multiple of lambda of wavelength of electron, right? Wavelength of electron. तो circumference according to diagram I can say it is 2 pi r, which is equals to integral n क्या है? number of orbits which is integer 1 2 3 4 यही होगा ना, which is integer। तो integral multiple of wavelength, right? बट एक और कंसेप्ट हमने पढ़ा है कि हमने पढ़ा है, मैं पूरा कंसेप्ट बता देता हूं। आपने पढ़ा है, हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया आपको कि पार्टिकल के दो नेचर होते हैं, लाइट के दो नेचर होते हैं, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। जो पार्टिकल नेचर होता है इट इज गिवन बाय E इज इक्वल्स टू mc², एंड जो वेव नेचर है इट इज गिवन बाय द मैक्स प्लैंक E इज इक्वल्स टू h nu which is hc by lambda। this I can say it as equation 2। तो दोनों एनर्जी के फॉर्म है। ये पार्टिकल नेचर किसने बताया था? आइंस्टाइन ने। और ये किसने? मैक्स प्लैंक। तो दोनों इक्वेशन एनर्जी के फॉर्म है, तो आई कैन इक्वेट द इक्वेशंस। सो हमें मिलेगा mc² इज इक्वल्स टू hc by lambda। तो एक c से कैंसिल हो गया। नाउ mc इज इक्वल्स टू h by lambda ऑलरेडी हमें पता है। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम होता है। दिस इज p। तो p इज इक्वल्स टू h by lambda। तो p इज h by lambda। तो lambda क्या होगा? lambda विल बी, आप ध्यान से देखिए, p इज h by lambda, तो lambda विल बी h by p। तो मैं यहाँ पे lambda की जगह h by p डाल देता हूँ, h by p, राइट? इट इज इक्वल्स टू 2 pi r। सो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए h by p, हमने डाल दिया, और p क्या है? मोमेंटम। तो p को मैं m into v डाल देता हूं, राइट? p को क्या डाल दूं? m into v, राइट? प्रोडक्ट p इज मोमेंटम, तो n h अपॉन p इज m into v। हमें पता है सिंस मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो ये 2 pi r हो गया, राइट? अब ये mv और r को एक साथ रख दूं तो mvr, ये 2 पाई अभी नीचे आ जाएगा, तो nh अपॉन 2 पाई, राइट? nh अपॉन 2 पाई। तो mvr हमें मिल गया है nh अपॉन 2 पाई। mvr क्या है? एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज mvr? mvr इज एंगुलर मोमेंटम। mvr का टर्म क्या है? एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम l से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम mvr is equals to n into h by 2 pi, because h by 2 pi is constant, h is the Planck's constant, और h का वैल्यू हमें पता है कि h का वैल्यू Planck's constant is 6.63 into 10 raised to minus 34 जूल सेकेंड। ये Planck's constant का वैल्यू है। तो ये mvr एंगुलर मोमेंटम है, तो आई कैन से कि
angular momentum is of an electron is equals to integral, n is the integral multiple of h by 2 pi. यही हमारा बोर्ड सेकेंड पोस्टुलेट का स्टेटमेंट है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो पर्टिकुलरली उसी ऑर्बिट में घूमेगा. ये कंडीशन है, कंडीशनल है ये, ठीक है, कि इन हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज परमिसिबल और फिक्स्ड ऑर्बिट्स फॉर विच, कंडीशनल है ये, कंडीशन क्या है, फॉर विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi. It is the statement. वही स्टेटमेंट यहां पे है कि बोर सेकेंड पोस्टुलेट इट स्टेट्स दैट या डिफाइंड these stable orbits. This postulate states that the electron can revolve only in those permissible, electron can revolve around those permissible or fixed orbits, those fixed orbits for which angular momentum of the electron is इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi. तो मैंने प्रूफ भी किया और वही स्टेटमेंट यहाँ पे है. तो आई होप आप लोगों ने सेकंड पोस्टुलेट समझा है, राइट. सो वंस अगेन मैं फाइनली एक बार फिर से आपको स्टेटमेंट बता देता हूं कि बोर सेकंड पोस्टुलेट स्टेट्स दैट कि इन अ हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द nucleus, an electron revolve around the nucleus in those fixed or permissible orbits for which angular momentum of the electron is equals to integral, n is the integer, so integral multiple of h by 2 pi. This is the statement. So I hope everything you people have understood. अब हम लोग चलेंगे थर्ड पोस्टुलेट के ऊपर. बोर्स थर्ड पोस्टुलेट. बोर्स थर्ड पोस्टुलेट क्या है? तो बहुत कॉमन सी बात है कि जब कोई, आप सोचिए कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है. अराउंड द न्यूक्लियस देयर आर द डिफरेंट ऑर्बिट्स. मैं ये ऑर्बिट ले रहा हूं और एक और ऑर्बिट ले रहा हूं दूसरा. अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जंप करता है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, n इज इक्वल्स टू 1, दिस इज n इज इक्वल्स टू 2. तो आपको पता है कि जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के क्लोज होता है उसकी एनर्जी कम होती है और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है. तो दो केसेस हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इस जंप कर रहा है फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, तो एनर्जी क्या करेगा, वो गेन करेगा या लूज करेगा. कॉमन सी बात है, यहाँ एनर्जी कम है, यहाँ एनर्जी ज्यादा है, तो कम से ज्यादा में जाना होगा. तो उसको जब एनर्जी मिलेगी, एब्जॉर्ब करेगा, तभी वो जंप कर पाएगा. तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के एमिशन को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. बिकॉज एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फिर वो जंप करेगा ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट. और एक है एमिशन स्पेक्ट्रा, जिस केस में इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा 2 to 1. यहां एनर्जी रेडिएट होगी, राइट, एंड इट विल बी h nu, एनर्जी ऑफ रेडिएटेड फोटोन या इलेक्ट्रॉन आल्सो वी कैन से. तो एक एमिशन स्पेक्ट्रा है, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. यहां अगर फर्स्ट टू सेकेंड जा रहा है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और ये एमिशन स्पेक्ट्रा. ये एमिशन का केस है और ये एब्जॉर्प्शन का केस है. एब्जॉर्प्शन आप दोनों याद रखिएगा, जो आए वो हम लिख सकते हैं. तो सिंपल सी बात है कि मान लो अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से, जिसकी एनर्जी E2 है, फर्स्ट ऑर्बिट की E1 है, आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट जब जंप करेगा तो डेफिनेटली इट विल रेडिएट एनर्जी. बिकॉज किसी के पास बहुत ढेर सारे पैसे हैं और वो, मैं ऐसे मान लो कि एक बड़ा घर है
दैट इज द हायर एनर्जी लेवल सेकेंड ऑर्बिट का। अगर कोई पर्सन के पास बहुत बड़ा घर है और वो बड़े घर को बेच के छोटे घर में आएगा तो उसके पास पैसे बचेंगे ना, तो वही है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल दैट इज इवन, then it radiate the energy in the form of quanta or photon, and difference of energy level is given by energy of photon emitted। तो यहाँ h nu जो है, h nu is the energy of photon, energy of photon emitted, right? ये एमिशन स्पेक्ट्रा का केस मैं बता रहा हूं क्योंकि आपने पढ़ा है E इज इक्वल्स टू एच न्यू, तो यहां डिफरेंस इज गिवन बाय एच न्यू। यही हमारा बोर्स थर्ड पॉस्टुलेट है। सिंपल वे, इन अ हाइड्रोजन एटम, अब यहीं से समझ लीजिए स्टेटमेंट वही लिखा हुआ मिलेगा कि इन अ हाइड्रोजन एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल देन इट रेडिएट्स एनर्जी in the form of quanta or photon, and difference of energy level is given by h nu, which is the energy of photon emitted, right? ऐसा ही statement है। It states that an electron might makes a transition from one of its specified non radiating orbit to another lower energy level, that is higher energy level to lower energy level. When it does so, a photon is emitted having energy equal to the energy difference between the initial and final states. The frequency of the emitted photon is given by E is equals to frequency by E is equals to h nu, right? This nu is the frequency। तो ऑलरेडी हमने यहां बता दिया, आई विल से कि E2 क्या है, एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट, या यहां इनिशियल और फाइनल दिया है तो मैं यहां फाइनल ऑर्बिट भी लिख सकता हूं। फाइनल ऑर्बिट टेक्स्ट बुक से मैच हो जाएगा सब कुछ। और E1 इज द एनर्जी of lower orbit, that is initial orbit। इसको हम E2, therefore E2 minus E1 is equals to energy of photon emitted h nu। h nu क्या है, energy of photon emitted। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड, तो लिखने का जरूरत नहीं है। अगर इनिशियल और फाइनल के केस में लिखना है तो ई एफ दैट इज फाइनल माइनस एनर्जी ऑफ इनिशियल ऑर्बिट इज इक्वल्स टू एच न्यू, राइट? मैं E2 और E1 वाले टर्म्स यूज करूंगा, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, En एनर्जी ऑफ nth आउटर ऑर्बिट माइनस EP एनर्जी ऑफ प्रीवियस ऑर्बिट। कई वेज हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग सब कुछ मिलेगा आपको, बट कंसेप्ट अल्टीमेटली विल बी सेम। एनर्जी ऑफ nth आउटर ऑर्बिट माइनस EP इज द एनर्जी ऑफ प्रीवियस ऑर्बिट, दैट आल्सो वी कैन से। तो ये हमारा बोर्स थर्ड पॉस्टुलेट हो गया। तो ओवरऑल अब तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि 3 पॉस्टुलेट हमने यूज किए बोर्स के। पहला पॉस्टुलेट में इनके फॉर्मूलाज लिखूंगा। बोर्स पॉस्टुलेट का फर्स्ट पॉस्टुलेट है, फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या है, हमने बताया कि जो सेंट्रीपेटल फोर्स है mv स्क्वायर बाई आर, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये फर्स्ट पॉस्टुलेट है। सेकेंड पॉस्टुलेट हमने पढ़ा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज mvr इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई ओवरऑल nh/2 पाई। और थर्ड पॉस्टुलेट हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, En माइनस EP। मैं यही कंसेप्ट यूज करूंगा, En माइनस EP इज इक्वल्स टू h nu बिकॉज आई एम हैबिचुअल ऑफ दिस वन। तो ये बोर्स के तीनों पॉस्टुलेट हो गए।
और इन्हीं पोस्टुलेट का यूज अब हम पूरे चैप्टर में करेंगे। इसके अलावा हम बाकी कुछ भी नहीं पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में, मतलब इन्हीं का यूज हमें बाकी सबके लिए करना है, तो काम बहुत आसान हो जाएगा। जिसमें से सबसे पहला पार्ट हम लोग स्टार्ट कर दें। सबसे पहला पार्ट है रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट। तो रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, बोर्स का मतलब क्या है कि बोर ने जो पोस्टुलेट दिया था उसमें ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, रेडियस का फॉर्मूला निकालना है। तो हम फिर से डायग्राम पार्ट एक बार देख लें। ये न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। मैं बार बार वही डायग्राम यूज कर रहा हूं और आगे भी यूज करता रहूंगा। और ये जो है कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ये इसका रेडियस हो गया। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है दैट इज मूविंग विद स्पीड v एंड m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना हमें ऑलरेडी पता है। फाइन। तो हमें ये रेडियस जो है ना एटम का, दैट इज टू बी फाइंड आउट। अब मैं एक्सप्लेनेशन इसका नहीं लिखूंगा, बस आप समझ जाइए। तो अगर रेडियस अलग अलग होगा तो दो चीजें हैं, रेडियस तो हमें फाइंड आउट करना है, और पूरे टर्म में आप देख रहे हो कि अगर रेडियस बढ़ेगा तो वेलोसिटी आल्सो विल चेंज। तो दो वेरिएबल्स हैं, वेलोसिटी, रेडियस एंड v आर द वेरिएबल्स, राइट। ये लिखना इसलिए जरूरी समझ रहा हूं, और द वेरिएबल्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि r को हम v के टर्म में नहीं लिख सकते, v को हम r के टर्म में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हमें फाइंड तो सीधा सीधा r फाइंड आउट करना है, तो यहां से भी हम r फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे r को हम v के टर्म में नहीं लिख सकते बिकॉज v इज वेरिएबल। तो अब हम कुछ करेंगे, हम दोनों पोस्टुलेट का यूज करके इसमें से भी v निकालें, इसमें से भी v निकालें, दोनों को इक्वेट कर लें तो v खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं एलिमिनेटिंग। तो एलिमिनेट करना है v को, तो करते हैं। सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पोस्टुलेट। तो आई कैन राइट बाय या अकॉर्डिंग टू बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट। अब फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो आप देख रहे हो एक आर इस आर से कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल गया v स्क्वायर, mv स्क्वायर बचा तो m हम नीचे भेज दे रहे हैं, तो v स्क्वायर विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई एम आर। m नीचे भेज दिया, r एक ही बचा है, तो दिस आई विल टेक इट एज इक्वेशन 1। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। तो यहां फिर भी आप देख रहे हो v है, यहां r है। अब क्या करें, इस सेकेंड वाले इक्वेशन में से v निकालें और दोनों को इक्वेट कर दें। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट, ये पहला स्टेप हो गया। नाउ सेकेंड स्टेप, नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट, सेकेंड पोस्टुलेट, सेकेंड पोस्टुलेट क्या है, सेकेंड पोस्टुलेट है mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। तो यहां देख रहे हैं हम v को हमें एलिमिनेट करना, v नहीं चाहिए ना, तो v का टर्म हम निकालें, v m और r नीचे चला जाएगा तो इट विल बी nh अपॉन 2 पाई mr, राइट। यहां देखें v स्क्वायर है, यहां v है, तो यहां हम रूट नहीं ले सकते बिकॉज इट विल बी सो कॉम्प्लिकेटेड। तो यहां हम इसका स्क्वायरिंग कर लें, तो स्क्वायरिंग कर लेंगे तो क्या मिलेगा, स्क्वायरिंग कर लें। सो देयरफॉर v स्क्वायर, v स्क्वायर ये पूरे टर्म का स्क्वायर कर लें, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। दिस इज आवर इक्वेशन 2 से, ये 2 हो गया। अभी क्या करें, 1 और 2 दोनों के LHS कैसे हैं, सेम है ना, तो उनको हम इक्वेट कर लें। सो नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2,
सो नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मिलेगा? 1 और 2 को इक्वेट करिए. सो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई एम आर, ये पूरा हो गया. दिस इज इक्वल्स टू दिस टर्म, इट इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर. देखिए कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे. एक एम आर से कैंसिल होगा, एक पाई इस पाई से कैंसिल होगा, 4 कैंसिल होगा 4 से. जो बचा अब उसको हम लिख लें तो क्या बचा? ई स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम आर. हमें क्या चाहिए? रेडियस का टर्म चाहिए, तो आर बचा, आर को इधर कर लें. सो रेडियस आर विल बी, एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर. दिस इज द रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट. आई होप समझ में आया. अब यहां थोड़ा सा मैं और इंफॉर्मेशन बताऊंगा रेडियस का टर्म लेके. तो आई होप ये एंटायर पार्ट आपको समझा है कि कैसे आया रेडियस का डेरिवेशन. सो रेडियस के बारे में हम थोड़ा और डिस्कशन करते हैं. तो वी हैव रेडियस का टर्म, ओके फाइन. यहां पे मैं एक पेज ऐड करता हूं. तो वी हैव सिंस रेडियस आर इज इक्वल्स टू क्या टर्म है? एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर सॉरी अपॉन पाई एम ई स्क्वायर. दिस टर्म वी हैविंग. तो यहां पे हम ध्यान से देखें, ये हमारा रेडियस का टर्म है, अभी जो डिराइव किया रेडियस का टर्म है. तो यस रेडियस का टर्म है. तो यहां देखें एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 SI यूनिट होता है. H is the Planck's constant which is 6.63 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. पाई 3.14 होता है. M mass of electron is 9.1 into 10⁻31 kg and E is the charge on electron which is 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. तो आप देख रहे हो कि एंटायर पार्ट यहाँ का ये जो है ये पूरा ये क्या है? कांस्टेंट है. और n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है. n तो फिक्स्ड है अलग अलग ऑर्बिट के लिए. अगर ये पूरा टर्म कांस्टेंट है तो आई कैन से हमें यहां पे मिलेगा कि एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर. इसका जो वैल्यू मिलेगा ये सारे वैल्यूज डालने के बाद इसका वैल्यू होगा, दिस विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, कीप दैट इन माइंड. और इसका वैल्यू मिलेगा 0.53 इंटू 10⁻⁻10. ये सारे वैल्यूज इसमें डालेंगे तो इसका फाइनल वैल्यू क्या मिलेगा? 0.53 इंटू 10⁻⁻10. तो अल्टीमेटली ये वाला टर्म हमारा क्या हो गया? तो रेडियस r इज इक्वल्स टू 0.53 इंटू 10⁻⁻10 इंटू और क्या बचा रहा? n स्क्वायर. और ये जो टर्म आया ये मीटर में आया. मैं m लिख के कंफ्यूज नहीं करूंगा. अब इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और सिंपल वे लिख सकते हैं. आपको ये पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर, राइट? ये वैल्यू है हमें ऑलरेडी पता है. तो रेडियस r हमें मिल गया 0.53 इंटू n स्क्वायर और इसका यूनिट हमने डाल दिया एंगस्ट्रॉम, राइट? सो रेडियस ऑफ बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट अगर हमें निकालना है, मैं 1-2 का वैल्यू निकाल रहा हूं. रेडियस ऑफ बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट, मुझे पता है थोड़ा लेंदी होगा वीडियो, बट
you will learn very nicely. आपको सब कुछ, each and every term will be connected और सब कुछ समझ में आएगा, 100% आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे. सो आप प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिएगा. एंड आई नो कि वीडियो थोड़े मेरे लंबे होते हैं, बट नो नीड टू बी वरी. आपका सारा कंसेप्ट एक ही जगह पे क्लियर हो जाएगा, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और आपको यूट्यूब पे ऐसे कंटेंट मिलना मुश्किल है जहाँ पे एक ही टीचर आपको सब कुछ अच्छे से A to Z आपको पढ़ा दे और कंसेप्ट सारा क्लियर कर दे. सो प्लीज आप ध्यान दीजिएगा. तो बोर्स, रेडियस ऑफ बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट, अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो नंबर n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, तो n1 हो गया, तो रेडियस r1 जो है वो क्या हो गया 0.53 इंटू n का स्क्वायर है, n1 हो गया, तो ये आ गया 0.53 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ये R1 आ गया. ऐसे ही R2 क्या मिलेगा 0.53 इंटू 2 का स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 3 12, 4 5 21, तो इट विल बी 2.12 एंगस्ट्रॉम. ऐसे ही हम R3 Rn जो भी हम निकालना चाहें निकाल सकते हैं. तो हम सीधा सीधा बोल देंगे कि ये टर्म अगर कांस्टेंट है तो रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट फॉर nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. दिस पार्ट इज क्लियर, आई होप सो. रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. और जो आपको याद रखना है, Rn इज इक्वल्स टू 0.53 into n square in terms of angstrom. This is main formula. और मेन तो फार्मूला ये भी है, आप इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे. और आगे के डेरिवेशंस में हम इनका यूज करने वाले हैं. तो आई होप रेडियस का कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ. कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और फिर मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर दूंगा. तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे. नेक्स्ट पार्ट वी हैव एनर्जी ऑफ बोर्स ऑर्बिट. एक्चुअली दिस वन हमने किया, ओके ये पेज ठीक है, बाद में हम डिलीट कर देंगे. एनर्जी ऑफ बोर्स ऑर्बिट. अब जो बोर्स ऑर्बिट है उसका एनर्जी क्या होगा, राइट? एनर्जी के लिए सिंपली सोच ले थोड़ा. बोर्स ऑर्बिट मतलब ये पूरा बोर्स पॉस्टुलेट का ही हम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं. आप सोचिए, मैं फिर से यहाँ पे तीनों पॉस्टुलेट लिख रहा हूँ. पहला पॉस्टुलेट है, मैं बार बार ये सब लिखता रहूंगा क्योंकि आपको प्रैक्टिस चाहिए. 1/4 आपको भी लिखना है. 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज mv स्क्वायर बाई आर. अच्छा, कहीं कहीं mv स्क्वायर बाई आर के जगह mr ओमेगा स्क्वायर आया तो भी घबराना नहीं है. एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में तो वी कैन राइट v इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा होता है. सो ये पहला पॉस्टुलेट है. सेकेंड पॉस्टुलेट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई. और तीसरा हमने पढ़ा En माइनस EP इज इक्वल्स टू h न्यू. एज आई सेड कि हमें यही तीनों पॉस्टुलेट फिर से यूज करना है एनर्जी के लिए भी. देखेंगे कितना यूज होता है. अब वापस हम बेसिक कंसेप्ट पे आ जाए. हमें एनर्जी चाहिए तो ये क्या है, न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, राइट? और अराउंड द न्यूक्लियस देयर आर द डिफरेंट ऑर्बिट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है विद स्पीड v. और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है, मास m है. दिस इज द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड r इज द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन. आप जरा सोचिए कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस तो विद अ सर्टेन स्पीड v, तो विल इट हैव द काइनेटिक एनर्जी? ऑफ कोर्स. मोशन की वजह से किसी बॉडी में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है. और ऑर्बिट फिक्स्ड है तो फिक्स्ड ऑर्बिट की वजह से उसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा. तो हम काइनेटिक एनर्जी निकालें इस ऑर्बिट का, पोटेंशियल एनर्जी निकालें, फिर दोनों को ऐड करें तो टोटल एनर्जी हमें मिल जाएगा. तो दैट विल डू. आई होप इसका भी एक्सप्लेनेशन वही होगा क्योंकि आपको डायग्राम का एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है, इसमें कोई रियायत नहीं है. तो व्हाट यू विल राइट अबाउट द डायग्राम्स एक्सप्लेनेशन, एक बार ओरली मैं डिस्कस कर देता हूं कि
consider an electron of charge E and having mass m is revolving around the nucleus with the speed v. Let r be the radius of the orbit, and let consider a nucleus around the nucleus, and let p be the proton and n be the neutron inside the nucleus. ठीक है, तो इतना चीज हमें यहां लिखना पड़ेगा. दैट विल बी द पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन. तो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट में काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर डिस्कस कर लूं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहां मैं लिख भी देता हूं पहले ही, काइनेटिक एनर्जी, राइट. तो since electron is revolving around the nucleus with the speed v, therefore it will possess the kinetic energy. अब ये मैं इतना लिखूंगा नहीं, आप देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर. अगर मैं फर्स्ट पोस्टुलेट की बात करूं तो यहाँ पे एम वी स्क्वायर है, हाफ नहीं है. तो हाफ लाने के लिए मुझे लगता है कि काइनेटिक एनर्जी के लिए सबसे अच्छा यही रहेगा. तो वी कैन राइट according to Bohr's first postulate, since mv square by r is 1 by 4 pi epsilon naught e square by r square. तो एक r इस r से कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली वी गेट mv square is equals to 1 by 4 pi epsilon naught e square by r, क्योंकि एक r कैंसिल हो गया. तो हम देखें हमें क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए. तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ एम वी स्क्वायर होता है, लेकिन हाफ है नहीं, तो हम दोनों साइड हाफ का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर. तो आपने क्या देखा कि हमने दोनों साइड हाफ का मल्टीप्लिकेशन कर दिया. Now this term becomes the kinetic energy. तो ये kinetic energy हो गया, और ये हो गया 1 by 8 pi epsilon naught E square by R. This is the concept of kinetic energy. This is the formula for the kinetic energy, right? ये kinetic energy मिल गया. अब हम potential energy की बात करें, तो potential energy क्या होगा, potential energy, और ये हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन वगैरह के बारे में. तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में जो टर्म आएगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिलेटेड होगा, राइट. इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हमने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. V इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो वर्क डन क्या हुआ, चार्ज इनटू पोटेंशियल, राइट, चार्ज इनटू पोटेंशियल. तो हमने बताया कि पोजीशन x का फिक्स्ड है, एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है, सो इट विल हैव पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन व्हिच इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो पोटेंशियल एनर्जी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख दें, सिंस पोटेंशियल एनर्जी इज electric potential energy, charge on electron into electric potential, right. तो potential energy is equals to charge on electron क्या होता है, minus E into electric potential is V, which is V का वैल्यू 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. तो यहाँ E by R. किसी को डाउट है, ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. तो यहाँ चार्ज ऑन प्रोटॉन इज E and R is the radius. So पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल गया -1 by 4 pi epsilon naught E square by R. ये हमें पोटेंशियल एनर्जी का टर्म मिल गया, राइट. दिस आई विल से इट एज इक्वेशन 2. तो ऑलरेडी हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गया, हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल गया. तो टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो आई विल से तीसरा वाला पार्ट में लिख दूं, टोटल
एनर्जी, तो टोटल एनर्जी के लिए सिंस टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सो टोटल एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या है 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर। अब दोनों में कॉमन क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर, ये पूरा कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा 8 है ना, तो 4 कॉमन ले लिया तो 1/2 -1, तो हाफ -1 क्या हो गया, हाफ -1 इज -हाफ, तो -हाफ से हम इसमें मल्टीप्लीकेशन कर दें, सो अगला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म विल बी, सो टोटल एनर्जी विल बी -हाफ इंटू क्या टर्म था वो देखना पड़ेगा, 1/-1/2, हाफ -1 क्या हो गया -1/2, ऑलरेडी मैंने ले लिया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बाई आर, सो इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बाई आर, सो टोटल एनर्जी हमें मिल गया -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर, दिस बिकम द टोटल एनर्जी, राइट, ये तीसरा हमें टोटल एनर्जी मिल गया। अब ये टोटल एनर्जी तो मिल गया, बट इसमें रेडियस का टर्म है, तो हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ रेडियस का वैल्यू डाल दें, तो सिंस रेडियस ऑलरेडी हमने पढ़ा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, मैं फिर से जाऊंगा रेडियस देखने के लिए कि रेडियस हमने क्या पढ़ा है, रेडियस हमने पढ़ा इसके पहले वाले में, यस ये पेज एक्स्ट्रा हो गया है, मुझे डिलीट करना पड़ेगा, राइट, तो रेडियस क्या था हमारा फाइनल एक्सप्रेशन एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन पाई एम स्क्वायर, 8 नहीं था, राइट, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, हाँ एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन पाई एम स्क्वायर, ओके, तो रेडियस क्या है, रेडियस इज एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, ये वैल्यू हमारा रेडियस का, राइट, तो रेडियस का ये वैल्यू हम यहां डाल दें, सो टोटल एनर्जी, देयरफॉर टोटल एनर्जी हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी विल बी -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर का वैल्यू, आर का वैल्यू ये पूरा है ना, तो आर का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, ये आर का वैल्यू है, तो यहाँ देखिए ये पाई पाई से कैंसिल और कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो अल्टीमेटली अब मैं टोटल एनर्जी को ई एन लिख रहा हूँ, एनर्जी ऑफ एन एथ ऑर्बिट, क्या बचा, क्या बचा टर्म, ये m ऊपर चला जाएगा, ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर ई रेज टू 4 अपॉन नीचे क्या 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ बोर्स ऑर्बिट। अब इसमें भी हम थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लें, ऑलरेडी हमें पता है m कांस्टेंट है, अब देखिए m mass of electron is 9.1 into 10 raised to minus 31 kg, right, e charge on electron 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, epsilon naught का वैल्यू 8.85 into 10 raised to minus 12, and h Planck's constant का वैल्यू 6.63 into 10 raised to minus 34 जूल सेकेंड, तो इतना टर्म कांस्टेंट हो गया, सो आई कैन से माइनस एम ई रेज टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इज कांस्टेंट, और यहाँ ये कांस्टेंट का वैल्यू
जो आता है माइनस me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर का वैल्यू, इट इज -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इतना होता है। ठीक है, तो मैं यहां लिख दूं कि सिंस ये वैल्यू एग्जैक्टली -me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इज -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ सो देयरफॉर ई एन हमें मिल गया -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन एन स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ जूल, क्योंकि ये एनर्जी है ना, दिस इज एनर्जी। फिर आपने एक रिलेशन और पढ़ा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़े तो हम क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ से डिवाइड कर देंगे। सो En विल बी -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे मिला, हमने डिवाइड कर दिया किसको, इस टर्म को 1.6 से, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ तो जूल टू किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखिएगा दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइन, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो ये हमें मिल गया। नाउ आई कैन से देयरफॉर एनर्जी ऑफ बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट, आप n के जगह 1 डाल रहे हो तो -13.6 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर विच इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 -13.6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 आ गया तो -3.4 3 12 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 ऐसे ही जो भी चाहिए, -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 से डिवाइड करेंगे तो -9 से करेंगे तो 1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। 4 3 12 4 4 नियर अबाउट टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नियरली लिखा है मैंने वैल्यू। तो ऐसे ही E4 E5 E6 आप निकालते चले जाएंगे। तो मेनली हमारा जो कंक्लूजन था, यहाँ से हम लोग एक और काम कर सकते, दिखा सकते हैं कि En इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। यस, तो यहाँ कई फार्मूलाज मिले, ये आपको याद रखना है, शॉर्टर फॉर्म में ये याद रखना है, या कभी शो करने के लिए डेरिवेशन में कि सो दैट एनर्जी ऑफ बोर्स ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आपको यहाँ तक करना पड़ेगा। आई होप सब कुछ एंटायर पार्ट आप लोग को समझ में आया है और एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर हो गया। एनर्जी का फार्मूला ये आगे हम लोग फिर से यूज करेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए। क्या है, -me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, जो हम अगले पार्ट में यूज करेंगे। तो अब तक आपने देखा कि हमने बोर्स के पॉस्टुलेट्स यूज किए, बट थर्ड पॉस्टुलेट अब तक यूज नहीं हुआ। अब आगे का जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें बोर्स थर्ड पॉस्टुलेट हम यूज करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, अब भी हमने पढ़ा कि जो एनर्जी है it is given as -13.6 divided by n square in terms of electron volt। तो हमने बताया कि एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट कितना है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ये प्रोबेबली इट इज नॉट परफेक्ट वन, 10.2 आता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ वैल्यू ये बराबर नहीं दिया हुआ है, आप इसको छोड़ सकते हैं, बट आप वैल्यूज यहाँ से इवन -13.6 डाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेकंड में कितना आया था, -2 के आसपास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यूज आप करेक्ट कर लेंगे, बाकी सब कुछ सेम है। ये पहले और दूसरे का जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा, इसका कम, इसका और कम, इसका और कम, तो उसके हिसाब से हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मैं इसको अगले डायग्राम में भी आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। अब सीरीज लिमिट, यहाँ देखिए वही एनर्जी का डिफरेंस यहाँ पे बराबर दिया है इस वाले पार्ट में, ये E1 है,
n इज इक्वल्स टू 1, तो ये हमारा E1 हुआ, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये E2 हुआ, राइट, ये E3 हुआ, ये E4 हुआ, yes, this is equals to E4 equals to E4, E5 and so on, right? तो यहीं से आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये एनर्जी लेवल डायग्राम भी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड पॉस्टुलेट यूज करेंगे, तो इस डायग्राम पे वापस आएंगे सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में, तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। मैंने बताया ये एनर्जी लेवल डायग्राम इज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू दैट वन ओनली। तो हम अभी नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करें, तो नेक्स्ट वी हैव एटॉमिक स्पेक्ट्रा और द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम। फिर से वही चीजें बतानी है। आप देखिए ऑलरेडी हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप कर सकता है, फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। अभी तक हमने जो एक चीज यूज नहीं किया वो था हमारा बोर्स थर्ड पॉस्टुलेट, दैट वाज En माइनस Ep इज इक्वल्स टू एच न्यू। आप चाहिए E2 माइनस E1 करो या EF माइनस EI, दैट इज फाइनल एनर्जी लेवल माइनस लोअर फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तो अल्टीमेटली ये बोर्स थर्ड पॉस्टुलेट है। अभी हम देखें यहाँ द लाइन स्पेक्ट्रल ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि जब कोई, यहाँ आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, एंड सो ऑन। हम ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 1। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि इलेक्ट्रॉन में जंप फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, थर्ड टू सेकेंड, थर्ड टू सेकेंड, थर्ड टू फर्स्ट इवन हो सकता है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है तो वो एक सीरीज स्पेक्ट्रल लाइन बनाता है, दैट इज कॉल्ड द लेमन सीरीज। जब वो सेकेंड ऑर्बिट में जंप करता है तो दैट फॉर्म्स द another series of spectral line, that is called the Balmer series। अगर any orbit to third orbit में आता है तो Paschen, any outer orbit to fourth orbit आता है तो Bracket, any orbit to fifth orbit आता है तो Fund series। ये 5 series of spectral lines हैं। कैसे आए, उनका फार्मूला क्या है, सबसे पहले वो पार्ट हम डिस्कस कर लें। तो हमें क्या यूज करना है, बोर्स थर्ड पॉस्टुलेट, ये वाला En माइनस Ep इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो एनर्जी का भी हमें डेरिवेशन चाहिए, तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि सिंस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज माइनस me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यूज क्या करना है यहाँ पे, बोर्स थर्ड पॉस्टुलेट। तो मैं सीधा सीधा लेता हूं कि एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, सो एनर्जी ऑफ nth outer orbit, it will be En is equals to minus me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर हो गया, एंड एनर्जी ऑफ pth ऑर्बिट, क्योंकि मैं n और p ले रहा हूं, pth ऑर्बिट, इसका एनर्जी क्या होगा, Ep इज इक्वल्स टू, बताइए, माइनस me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, क्या आएगा n के जगह p स्क्वायर। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू बोर्स थर्ड postulate, what we have, so according to Bohr's third postulate, according to Bohr's third postulate, third postulate क्या है, h न्यू is En माइनस Ep। इसको मैंने पहले लिख दिया, h न्यू पहले लिख दिया, दैट इज En माइनस Ep। तो En और Ep के वैल्यूज हमें पता है, तो h न्यू विल बी En का वैल्यू ये है माइनस
me raised to 4 upon 8 epsilon naught square h square n square माइनस EP का वैल्यू P ये वाला माइनस me raised to 4 upon 8 epsilon naught square h square P square। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये टर्म मैं पहले ले लूंगा। तो अब मैं इस टर्म को लिख सकता हूं एच न्यू इज इक्वल्स टू ये टर्म पहले आ गया और ये माइनस बाद में, तो ये पहले, तो m e raised to 4 upon 8 epsilon naught square h square p square माइनस ये वाला बाद में m e raised to 4 upon 8 epsilon naught square h square n square। p वाला टर्म हमने पहले ले लिया, n वाला बाद में। अब कॉमन क्या है, m e raised to 4 upon 8 epsilon naught square h square, इतना कॉमन है, 1 by p square minus 1 by n square, that is remaining। और न्यू का वैल्यू c by lambda, ऑलरेडी हमें पता है न्यू इज c by lambda। न्यू क्या है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, न्यू इज इक्वल्स टू c by lambda। तो यहाँ न्यू के जगह हम c by lambda डाल देंगे। तो हमें वेवलेंथ चाहिए, तो 1 by lambda। अब c इधर चला गया, h भी नीचे चला गया, तो m e raised to 4 upon 8 epsilon naught स्क्वायर h और h स्क्वायर मिलके कितना हो गया, h क्यूब इंटू c इन ब्रैकेट 1 by p स्क्वायर माइनस 1 by n स्क्वायर। अब यहां पे देखें, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज एंटायरली कांस्टेंट। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 9.1 into 10 raised to minus 31 kg, E charge on electron 1.6 into 10 raised to minus 19, epsilon naught 8.85 into 10 raised to minus 12, H 6.63 into 10 raised to minus 34 and C speed of light is 3 into 10 raised to 8। तो ये पूरा कांस्टेंट है जिसको हम लोग रीडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। तो सिंस ये पार्ट लिख दूं मैं यहाँ पे, m e raised to 4 upon 8 epsilon naught square h cube into c is, इसका वैल्यू हमें मिलता है 1.097 into 10 raised to 7 पर मीटर, और यही है R which is called Rydberg's constant। R क्या है, Rydberg's constant। R is Rydberg's constant, ये Rydberg's constant है। तो ये एंटायरली अब हमें क्या मिला, 1 by lambda इज इक्वल टू, इसको मैं R ले लूंगा, ये जो पार्ट है ना इसको पूरा R ले लूंगा, इन ब्रैकेट 1 by p स्क्वायर माइनस 1 by n स्क्वायर। तो अगले पार्ट में मैं इसको लिख देता हूं। सो देयरफॉर हमें मिला 1 by lambda is equals to R 1 by p square minus 1 by n square। R is called the Rydberg constant, इसका वैल्यू हमने पीछे लिख दिया है, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन, 1 by lambda is equals to R in bracket 1 by p square minus 1 by n square। This become the final expression, ठीक है। तो ये सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का जो मेन फार्मूला है वो हमें मिल चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलेंगे। तो यहां देख रहे हैं, अच्छा अभी सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हमारा स्टार्ट होगा, मैं 1-2 पॉइंट लिखूंगा, ठीक है। मैं यहीं पे स्टार्ट कर देता हूं कि सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, सीरीज ऑफ, एक तो पूरा मैं लिखूंगा स्पेक्ट्रल लाइंस। सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है, इट इज द सीरीज, लाइक अगर कोई इलेक्ट्रॉन, इफ एनी इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, तो पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं, आप जरा सोचिए कि सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है, थर्ड से फर्स्ट में जंप करता है, फोर्थ से फर्स्ट में जंप करता है, फिफ्थ से फर्स्ट में जंप करता है, ऐसे इन्फिनिटी टू फर्स्ट जंप करता है, राइट।
तो एक सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बनाता है, दैट इज कॉल्ड द लैमन सीरीज। क्या बोलते हैं हम इसे? लैमन सीरीज। और लैमन सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन। लैमन सीरीज किस में रहता है? विजिबल रीजन में। फिर दूसरा है बामर सीरीज। इट इज द सीरीज, एक मैं लिखूंगा, इट इज द सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन विच द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बीइंग फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट। एनी आउटर ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट। ये कौन सा ऑर्बिट है? n इज इक्वल टू 2, सेकेंड ऑर्बिट। ये सॉरी, ये विजिबल नहीं है, ये अल्ट्रावायलेट है, अल्ट्रावायलेट रीजन। ये विजिबल रीजन है, ये नियर इंफ्रारेड है, नियर IR लिख रहा हूं मैं इसको। ये इंफ्रारेड रीजन और ये फार इंफ्रारेड रीजन, फार IR लिख रहा हूं। ओके, फार IR याद रखिएगा। तो एक सीरीज के बारे में मैं डिटेल में लिख रहा हूं कि सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। व्हेन, थोड़ा सा लिख सकते हैं हम इसके बारे में कि व्हेन an electron jump from any outer orbit to inner orbit, then it radiates energy in the form of bands, which are called spectral lines। ठीक है, और यहाँ पे सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स है, जिसमें सबसे पहला है, सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन में सबसे पहला है लैमन सीरीज। मैंने जैसा बताया, एक मैं पूरा डिटेल में लिखूंगा, बाकी सब वैसा ही रहेगा। लैमन सीरीज, लैमन सीरीज। तो लैमन सीरीज क्या है? इट इज द सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल lines in which transition of electron is being from any outer orbit to फर्स्ट ऑर्बिट। कंडीशन याद रखिएगा, एनी आउटर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैं बात कर रहा हूं कि ये लैमन सीरीज है, ये n इज इक्वल टू 1 है। तो एनी आउटर ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, तो पहला केस क्या है? सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट आया, देखिए, सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट आ रहा है, फोर्थ ऑर्बिट टू फर्स्ट, फिफ्थ टू फर्स्ट, एनी आउटर मतलब इन्फिनिटी से लेके फर्स्ट तक। तो ये जो बैंड बन गया ना, इसे हम क्या बोलेंगे? दिस इज द सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन विच इज कॉल्ड द लैमन सीरीज, एंड दिस सीरीज लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। तो दैट मच आई हैव रिटन, यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि एनी आउटर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, दिस series lies in ultraviolet region, that is UV region, UV, ultraviolet region. Okay, so we have studied since 1 by lambda is equals to R 1 by P square minus 1 by N square, ये टर्म ऑलरेडी पता है, ये मेन फॉर्मूला है। तो फॉर लैमन सीरीज में हमने क्या देखा कि
एनी आउटर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, तो जो इनर ऑर्बिट है वो कौन सा है, फर्स्ट ऑर्बिट है, तो इनर ऑर्बिट यहाँ p लेते हैं, तो p विल बी 1 और n का वैल्यू क्या है, कुछ भी हो सकता है 2 से लेके इन्फिनिटी तक, तो 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। आई होप ये समझ में आया। तो आई कैन से कि इसमें दो कंडीशन आता है, फर्स्ट आता है फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, जब हम शॉर्टेस्ट की बात करें तो आप समझ जाइए कि जो सबसे दूर से आ रहा है उसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होगी, जो सबसे नजदीक से आ रहा है उसकी वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगी। तो हम बात कर रहे हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या, जो सबसे दूर से आ रहा है, तो कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से, कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से, वो शॉर्टेस्ट होगा। लॉन्गेस्ट के लिए वो कहां से आ रहा है, 2 से आ रहा है, जो नजदीक से आ रहा है उसका वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है, ये याद रखिएगा। तो फॉर शॉर्टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो फॉर शॉर्टेस्ट 1 बाय लेमडा शॉर्टेस्ट, यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ, या लेमडा एस लिखते हैं, इट इज आर 1 बाय शॉर्टेस्ट के लिए, फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ p विल बी 1 और n क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। हमने बताया जो सबसे दूर से आएगी उसकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगी, तो 1 बाय p का वैल्यू 1 माइनस 1 बाय इन्फिनिटी स्क्वायर, n का वैल्यू इन्फिनिटी, तो ये पार्ट तो जीरो हो गया, तो 1 बाय लेमडा शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट इज इक्वल्स टू क्या बचा, दैट इज r, तो लेमडा शॉर्टेस्ट क्या होगा, 1 बाई आर, राइट। अब मैं दूसरा केस ले लूं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए, सबके लिए वही कंसेप्ट यूज होगा, याद रखिएगा। फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए हम लेमन की बात कर रहे हैं, p विल बी 1 n विल बी 2, जो सबसे नजदीक से आ रहा है 2 से, सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है, और ये शॉर्टेस्ट किसका होगा, जो इन्फिनिटी टू फर्स्ट आ रहा है, राइट, सबसे दूर से आ रहा है उसका वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है। तो लॉन्गेस्ट के लिए ये वैल्यूज हमें डाल देने हैं इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 बाय लेमडा लॉन्गेस्ट LONG लिख देता हूं इज इक्वल्स टू r क्या है, 1 बाय p का वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो लेमडा लॉन्गेस्ट हमें मिल जाएगा। आई होप ये पार्ट समझ में आया आप लोगों को। अभी ये हमने लिखा किसके लिए, लेमन के लिए, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, लेमन सीरीज क्या, इट इज द सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन विच द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बीइंग फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, and this series of spectral lines lies in ultraviolet region। आप ऐसे ही जब बामर सीरीज के लिए लिखोगे तो बामर सीरीज क्या होगा, बामर सीरीज it is the series of spectral lines in which the transition of electron is being from any outer orbit to very second orbit, यहाँ इनका वैल्यू कितना है 2 है, second orbit, and this series of spectral line lies in visible region। ऐसे ही पास्चन सीरीज के लिए क्या लिखेंगे, it is the series of spectral lines in which the transition of electron is being from any outer orbit to, पास्चन की बात कर रहे हैं, any outer orbit to third orbit, and ब्रैकेट सीरीज क्या होगा, इट इज द सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस in which the transition of electron is being from any outer orbit to, ये ऑर्बिट कौन सा है, फोर्थ ऑर्बिट, राइट। ऐसे ही फंड सीरीज है, it is the series of spectral lines in which the transition of electron is being from any outer orbit to fifth orbit, and this series lies in far infrared region। इसका क्या था, इंफ्रारेड रीजन, पास्चन का क्या था, नियर IR, नियर इंफ्रारेड रीजन, बामर विजिबल रीजन। तो जैसे हमने इसके लिए लिखा है, इसके लिए लेमन के लिए, वैसे ही आप बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, पांचों के लिए कंडीशन और पांचों के लिए फॉर्मूलाज
लिख सकते हैं। तो ये पार्ट आप जरूर कर लीजिएगा। आई विल नॉट राइट ऑल द पार्ट्स, सिमिलर है, एग्जैक्टली सिमिलर है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल वगैरह पहले ही समझा दिया आपको। तो अब हम लोग चलेंगे, ये पार्ट ऑलरेडी वी डिड। हाँ, यहाँ पे भी एनर्जी लेवल डायग्राम है, वही है, तो यहाँ कुछ करना नहीं है। बता चुका हूँ मैं सब कुछ फिर से कि ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, n इज इक्वल्स टू 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी है। तो एज यू कैन सी यहाँ एनर्जी भी है, तो आप इसको दोनों में कंसीडर कर सकते हो, स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए भी और ये एनर्जी लेवल के लिए भी, ठीक है। तो बिकॉज हमने यहाँ पे एनर्जी भी लिख दिया है, एनर्जी जो है वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसमें भी मुझे कुछ बताना नहीं है। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, लेमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, पांचों सीरीज आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, बिकॉज न्यूमेरिकल्स बहुत बनते हैं इस पे। सो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज द डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। ऑलरेडी मैं इसके बारे में डिस्कशन कर चुका हूं कि जो बोर सेकंड पोस्टुलेट है, it is nothing but the explanation of de Broglie Bohr second postulate, ठीक है, डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर सेकंड पोस्टुलेट। तो कुछ बताना नहीं है मुझे इसमें। यहाँ हमने जो बताया है कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली, बोर सेकंड पोस्टुलेट, an electron in a hydrogen atom an electron can revolve only in those permissible or fixed orbit for which angular momentum of the electron is equals to integral multiple of h by 2 pi। ये इसका कंसेप्ट है, और यही हम देख रहे हैं कि जब ये घूम रहा है तो इसका पाथ एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं है, तो इसका जो सरकमफेरेंस होगा, आई कैन राइट, मैं फिर से ये पार्ट लिख रहा हूं, तो सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम यहां देख रहे हैं सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट mvr है, सॉरी इट इज 2 पाई r, mvr क्यों है, एंड इंटीग्रल मतलब n इंटीजर इनटू मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लेमडा, ठीक है। और फिर से हमने पढ़ा E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, ये टर्म ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, एंड E इज इक्वल्स टू h न्यू हमने पढ़ा है, तो mc square is equals to h nu, which is mc square is equals to hc by lambda, एक c से कैंसिल, m into c मोमेंटम हो गया, h is equals to p is equals to h by lambda। तो यहाँ lambda का टर्म क्या होगा, h by p, so n into h by p हो गया। यहाँ पे आप रीजन दे दो, सिंस lambda is h by p और p ही क्या है, मोमेंटम है, तो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी भी डाल सकते हैं। सो हमें मिल गया 2 पाई r इज इक्वल्स टू NH अपॉन p इज mv। अब mvr एक साइड कर लें तो mvr, ये mv को इस साइड कर लिया, 2 पाई नीचे चला जाएगा तो NH बाई 2 पाई। सो दिस टर्म इज एंगुलर मोमेंटम, तो हमें मिल गया एंगुलर मोमेंटम, दैट इज mvr इज इक्वल्स टू n इंटू h बाई 2 पाई, ये कांस्टेंट है, राइट। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। यही एक्सप्लेनेशन है डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। तो आई होप एवरीथिंग यू पीपल हैव अंडरस्टूड। आज हमने एक ही वीडियो में पूरा का पूरा पार्ट एक्सप्लेन किया है टर्म्स का। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।